गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस पॉइंट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान की हमारी सीरीज चल रही है और सामाजिक विज्ञान के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका वो पढ़ रहे हैं हम, और इतिहास के इंट्रोडक्शन पे हम चल रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है। और मैंने ये भी कहा था आपको कि ये हर सब्जेक्ट को समझने के टूल्स होते हैं। कुछ उसमें चीज़ें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है हर सब्जेक्ट की जो उसका निचोड़ होता है, जिसको बेसिक कहते हैं हम उसको। और वो बेसिक समझने के बाद में पूरा विषय अच्छे से समझ में आता है। तो उसी बेसिक्स पे हम अभी चल रहे हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं। और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था विज्ञान के बारे में, और मैंने बताया था आपको कि विज्ञान क्या होता है, किस तरीके से विज्ञान की पूरी प्रक्रिया चलती है, और ये इंग्लिश में कहे तो इसको साइंस। इसके बाद हम लाए थे जिस चीज़ के ऊपर, उसे हमने समझा था समाज, यानी हमारी सोसाइटी, कि सोसाइटी कैसे बनती है या समाज किस तरीके से बनता है, समाज की क्या क्या शर्तें होती है, कितने प्रकार के समाज होते हैं और किस तरीके से मानव समाज बाकी समाजों से अलग है। हमने ये भी देखा था। और फिर हम आए थे तीसरी चीज के ऊपर। मैंने कहा था सामाजिक विज्ञान की पूरी परिभाषा वगैरह हमने जानी थी, और हम अभी पढ़ रहे थे इतिहास के बारे में। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इतिहास में कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, किस तरीके से इतिहास को लिखा जाता है, ये बेसिक बातें हम कर रहे थे। और हमने इतिहास के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली थी। तो अभी तक हम विज्ञान, समाज और इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, और अभी इतिहास वाली कड़ी को ही आगे बढ़ाएंगे। इतिहास के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, तो उसका एक वापस ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि सबसे पहले इतिहास शब्द की उत्पत्ति आपके ग्रीक के शब्द से हुई है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं क्या है, मैंने ये भी बताया था आपको। और फिर इतिहास की बात करें आगे, तो उसका मतलब होता है कि अतीत की खोज करके हासिल किया हुआ जो ज्ञान होता है, यानी कि जो नॉलेज गेन बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट का इन्वेस्टिगेशन करना, उससे जो नॉलेज इकट्ठा होती है, जो बीते हुए इवेंट्स हैं उन सब की, ऐसे इवेंट्स जिन्होंने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर आपके आर्थिक रूप से कई सारे परिवर्तन लाए समाजों के अंदर, उसी को हम पढ़ते हैं इसके अंदर। और जिसके हमारे पास में पुख्ता स्रोत है। इन्वेस्टिगेशन तब भी होगी जब स्रोत होंगे, बिना स्रोत के कोई भी बात इतिहास में नहीं लिखी जाएगी। उन स्रोतों को निकालेंगे, फिर वैज्ञानिक पद्धति पे उनका एनालिसिस करेंगे हम पूरा, और एनालाइज करने के बाद में, उसका विश्लेषण करने के बाद में हम उसको इतिहास में लिखते हैं। स्रोत मैंने बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं साहित्यिक स्रोत, और तीसरे विदेशी यात्री वृतांत होते हैं। ये 3 प्रकार के स्रोत होते हैं जो लगभग हर इतिहास की चीज जितनी भी लिखी गई, जो भी पार्ट है इतिहास के, उन सब में स्रोत पहले लिखे जाते हैं, पहले समझे जाते हैं, और उसके बाद में बाकी की बात की जाती है। तो हमने ये चीजें देख ली थी, और अब आज हम पढ़ने वाले हैं स्रोत हमने देख लिए थे, और कुछ मैंने 9th के चैप्टर से रिलेट करके भी बताया था कि फ्रांस की क्रांति के स्रोत हो गए, रूस की क्रांति के स्रोत हो गए, वो किस प्रकार हमारे पाठ के अंदर दिए हुए हैं। हम जैसे जैसे आगे पाठ पढ़ेंगे तो और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब हम बात करने वाले हैं इतिहास की सारी चीज समझने के बाद में समय सारणी के ऊपर। समय सारणी क्या होती है, या फिर इसको हम अंग्रेजी में कहें तो इसका मामला हो गया टाइमलाइन से। ये जो शब्द हम यूज करते हैं टाइमलाइन के अंदर, कभी हम यूज करते हैं एडी जिसे एनो डोमिनी कहते हैं, कभी हम बीसी यूज करते हैं बिफोर क्राइस्ट, कभी हम बीसीई का इस्तेमाल करते हैं बिफोर कॉमन एरा, कभी हम सीई का इस्तेमाल करते हैं कॉमन एरा, कभी एक और शब्द आता है बिफोर प्रेजेंट बीपी, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा आ जाता है आपके ईसवी, और साथ साथ में ईसा पूर्व, ये हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं जब भी पढ़ते हैं। देखिए इन शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। ये एडी, बीसी, बीसीई, ईसा पूर्व, ईसवी, ये सब है क्या और किस तरीके से ये चलते हैं। क्योंकि जब समय सारणी अच्छी समझ में आएगी तब आप किसी भी घटनाक्रम को पढ़ोगे कि ये क्रांति इस वर्ष में हुई थी, या फिर हम पढ़ेंगे कि ये इस तरीके की सभ्यता इस वर्ष में थी, या फिर हम पढ़ेंगे कि ऐसा साम्राज्य इस वर्ष में था, तो आपके दिमाग के अंदर पिक्चर क्लियर होगी कि आज से लगभग ये कितने साल पहले की बात चल रही है। तो टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी जानना बड़ा जरूरी है, समय सारणी जाननी बड़ी जरूरी है। जब आपको पूरी चीज की क्रोनोलॉजी पता चलती है तो फिर आप उसको अच्छे से समझ पाते हो। तो इसी को हम आज समझने वाले हैं, समय सारणी या टाइमलाइन किस तरीके से चलती है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि समय सारणी कैसी है। तो हम ये बातें पढ़ चुके हैं, और इतिहास में हम इसी बात को पढ़ने के बाद में फिर देखेंगे इतिहास के कितने भाग हैं, 9th में कौन सी चीजें हैं, 10th में कौन सा भाग आएगा, 11th और 12th में कौन सा भाग आएगा, उसकी एक बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब बात करते हैं हम हमारे समय सारणी की या टाइमलाइन की। ये टाइमलाइन आखिर चलती कैसे है, चलिए बात करते हैं कि एडीबीसी वगैरह इन सब में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। तो मैं हेडिंग यहां ढाल देता हूं, समय सारणी, या फिर हम इसको कहेंगे कि टाइमलाइन, कि ये टाइमलाइन आखिर किस तरीके से वेरी करती है। अभी देखिए वर्तमान में जिन चीजों के ऊपर हम निर्भर है थोड़े से, वो चीजें जो है वो बातें ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। ईसाई धर्म दुनिया का भी सबसे बड़ा धर्म है, जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में। और क्योंकि 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी कुछ इस तरीके से रही थी कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जिन्हें हम लोग कई बार कहते हैं पश्चिमी सभ्यताएं वगैरह,
उन्होंने दुनिया के अच्छे खासे हिस्से के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई थी। तो इस कारण उनका कैलेंडर बनाने वाली जो चीज है उसको अभी सारी दुनिया एक्सेप्ट करके बैठी। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अगर कोई कैलेंडर है तो वो उन्हीं का कैलेंडर है, जैसे हम सारे पढ़ते हैं। जैसे हम महीने पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह, ये सारे ये महीने हो गए। ईयर जो हम 365 दिन का, फिर लीप ईयर वगैरह ये सब चीज चलती है। ये सब का सब मामला जो है एडी बीसी वगैरह का, ईसा पूर्व, ईसवी, ये सब हमने उन्हीं से एक्सेप्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि उन्होंने हुकूमत चलाई। उनकी शिक्षा जो थी वो अलग अलग देश में चली। जैसे भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी आपके 19वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर। तो फिर उसी पद्धति के आधार पे हम आगे चलने लगे और अब ज्यादातर उसी कैलेंडर को हम मानते हैं पढ़ाई के मामले के अंदर। बाकी अपने अपने धर्म के कैलेंडर अलग चलते हैं। हिंदुओं का अपना कैलेंडर चलता है विक्रम संवत वाला, इस जो आपके मुस्लिम है उनका अलग कैलेंडर चलता है। लेकिन हमारी पढ़ाई के दृष्टिकोण से और जितने भी विषय हम पढ़ते हैं उन सब के अंदर जो पर्टिकुलर कैलेंडर चलता है उसे ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं। उसी ग्रेगरियन कैलेंडर को हम इस समय सारणी में समझने वाले, उससे एडीबीसी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ऐसा है कि ईसाइयों में बात करें हम, सबसे पहले जिसको माना जाता है, जिस व्यक्ति को, या उन्हें मैसेंजर भी कहते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं। ये प्रॉफिट मैसेंजर क्या होते हैं, जब भी किसी धर्म की बात आएगी तब मैं और इस चीज को क्लियर करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ईसा मसीह, आपने नाम सुना होगा, जिसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा मसीह, इनको केंद्र बिंदु में रखा जाता है जब भी ये समय सारणी बनाई गई थी। हालांकि जिस कैलेंडर को हम पढ़ रहे हैं उसे ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में दो टाइप के कैलेंडर चलते हैं, एक ग्रेगरियन कैलेंडर, एक जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर बहुत पहले रोम की सभ्यताएं थी तब बन चुका था, और दूसरा जो है वो ग्रेगरियन कैलेंडर है। ग्रेगरियन कैलेंडर आपके 16वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, और जिस आदमी ने बनाया था उनका नाम पोप ग्रेगरी था। पोप क्या होते हैं, तो ईसाई धर्म के जो मेन धर्म गुरु होते हैं, जो आपके रोम में रहते हैं, रोम की जो वेटिकन सिटी उसमें रहते हैं, जो पूरे कैथोलिक ईसाइयों के हेड होते हैं, उनको पोप बोला जाता है। और उन्होंने ये समय सारणी बनाई, तैयार की, और ये पूरा का पूरा आपके सोलर कैलेंडर है। सोलर मतलब सूर्य पे आधारित पूरा कैलेंडर, और उसी के हिसाब से इन्होंने पूरी डेट्स को डिवाइड किया और कहा कि इस समय से पहले की बातों को ऐसे लिखा जाएगा और समय की बाद की बातों को ऐसा लिखा जाएगा। पूरे कैलेंडर या पूरे समय सारणी के अंदर अगर बीच में किसी को रखा गया है तो वो ईसा मसीह को रखा गया है, जीसस क्राइस्ट को रखा गया है, और इसी के हिसाब से पूरी समय सारणी तैयार की गई है। अब देखते हैं क्या चीजें हैं। देखिए ईसाइयों का ऐसा मानना है, और पोप ग्रेगरी का भी मानना था, कि ईसा मसीह के आने के बाद का जो समय है वो एक ऐसा दौर है जहां दुनिया में पुनर्जागरण हुई और भैया बहुत सारे बदलाव आए, और लोगों ने असली धर्म क्या होता है उसको समझा। ईसा मसीह जो है वो अपने आप में भगवान नहीं मानते, उनको मानते हैं कि वो भगवान के दूत है, मैसेंजर है, और ऊपर वाले का संदेश लेके यहाँ पे आए थे और लोगों को जागृत किया था कि असल में धर्म क्या है, क्या चीजें हैं। वो सब ईसाई धर्म में चलता है। कभी ईसाई धर्म पढ़ेंगे तो उसके बहुत डिटेल में बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसा मसीह के बाद का जो समय सारणी है, कहां से इन्होंने शुरू किया था और ईसा मसीह के बाद की समय सारणी को किस तरीके से लिखा जाता है। ईसा मसीह का जन्म और मृत्यु इन्होंने कर दिया था इस समय 0, इसको 0 ही मान के चलते हैं। 0 जन्म और मृत्यु का जो पूरा समय है उसको 0 कर दिया, और फिर बताया कि ईसा की मृत्यु के बाद का समय एक चीज, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, तो 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया पूरी समय सारणी को। किस तरीके से डिवाइड किया, तो इन्होंने कहा कि ईसा के जन्म के बाद की जो जितनी भी चीजें हैं उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ऐसा है कुछ मामला कि इनके जन्म के बाद की जितनी भी चीजें हैं उसको हम एडी से डिनोट करेंगे। एडी, एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा का शब्द है एनो डोमिनी। और एक और शब्द होता है एडी के साथ, एडी का मतलब आफ्टर डेथ। किसकी डेथ के बाद में, ईसा मसीह की डेथ के बाद में, आफ्टर डेथ भी बोलते हैं। इनके बाद वाला जितना भी समय होगा उसको एडी से डिनोट करेंगे, जिसे एनो डोमिनी भी कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर डेथ। तो किस तरीके से हम डिनोट करेंगे, ईसा मसीह के ये जो 0 वाला मामला है, इससे लगभग 100 साल बाद आते ही पहली शताब्दी शुरू हो जाती है, जिससे इन्होंने कहा हम नाम देंगे फर्स्ट एडी। और इन दोनों के बीच में याद रखना कि करीब करीब 100 साल का गैप है आपके। ये जो समय है इनके और इनके बीच में करीब करीब आपके 100 वर्ष का गैप है। इनके मृत्यु के 100 वर्ष बाद में एक पूरी शताब्दी कंप्लीट होती है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एडी या 1 एडी। इसको 1 एडी भी बोल सकते हैं, और साथ साथ में एक और नाम दिया जाता है इसको, जिसे कहते हैं हम आपके 1 सीई, सीई भी बोलते हैं इसको, कॉमन एरा। सीई का मतलब हो गया कॉमन एरा, एक ऐसी एरा, एक ऐसा युग। एरा का मतलब होता है युग, एक ऐसा युग जो ईसा मसीह की मृत्यु के बाद में शुरू होता है, इसे कहते हैं हम आपके कॉमन एरा। तो मैं इसे 1 एडी भी लिख सकता हूं, 1 सीई भी लिख सकता हूं, और हिंदी में अगर कहें इस टाइम पीरियड के बाद की, तो उसे बोलते हैं आपके ईसवी। इस तरीके से हिंदी में लिखा जाएगा इसको,
ईस्वी, ये हिंदी में। अब मैं इनमें से 1 CE भी लिखूं, 1 AD लिखूं, 1 AD लिखूं या 1 ईस्वी या 1 ईस्वी, तो सारी बातें सही यहां पे लागू होंगी। और फर्स्ट AD का मतलब हो गया कि 100 साल पूरे हो गए, ये 100 साल यहां पूरे हो जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद के 100 साल पूरे होते ही आपकी पहली शताब्दी खत्म हो जाती है और दूसरी शताब्दी शुरू होती है। इसी प्रकार आगे मामला चलता है। फर्स्ट AD, सेकेंड AD, फिर आपके थर्ड AD, ये 100 साल का गैप है, ये 100 साल, ये 200 साल, ये 300 साल, ये 400 साल, इस तरीके से आगे मामला चलता है। और कुछ घटनाक्रम मैं इसके साथ में जोड़ के बता देता हूं कि AD में क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बात करें, इसको करते हुए हम अगर 7वीं शताब्दी के ऊपर आते हैं, 7 AD, तो 7वीं शताब्दी के अंदर इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है कहां पे? अरब के अंदर। ये वही 7 AD, इसको 7 AD भी लिख सकते हैं, 7 CE भी लिख सकते हैं और 7 ईस्वी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इस्लाम की शुरुआत होती है आपके 7वीं शताब्दी के अंदर। हिंदुस्तान की बात करें तो इसके बाद में धीरे धीरे इंडिया, भारत का भी जो इतिहास है वो मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है, मिडिल पीरियड, जहां पे फिर इस्लामिक लोग भारत में आना शुरू हो जाते हैं। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो लगभग आपके 12वीं शताब्दी के आसपास, 12 AD, तो हिंदुस्तान में हम कभी कभार पढ़ते हैं ना कि दिल्ली के अंदर सल्तनत शुरू हो गई, दिल्ली के अंदर आपके नई जो इस्लामिक रूल जो है वो शुरू हो गया, यानी कि ईसाई आपके जो मुस्लिम शासन है उसकी शुरुआत होती है। तो वो 12 AD के अंदर होती है, पहली बार दिल्ली के अंदर जो शुरुआत होती है। मैं ये बता रहा हूँ समय सारणी हिंदुस्तान को थोड़ा सा रिलेट करके, बाकी दुनिया में भी ऐसी घटनाएं खूब होती रहती है। फर्स्ट AD, फिर 12वीं शताब्दी, और ऐसे करते करते बात करें हम 17वीं 18वीं शताब्दी, तो ये वो समय है जब अंग्रेज जो है हमारे देश के अंदर आना शुरू होते हैं, व्यापार के लिए आते हैं। हालांकि 14वीं 15वीं शताब्दी से आना शुरू हो जाते हैं, 17वीं शताब्दी आते आते उनका फ्लक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स आना शुरू हो जाते हैं यूरोप से, फ्रांस से भी आते हैं और आपके डच के भी लोग आते हैं, फिर साथ साथ में आपके ब्रिटिश भी आते हैं। ये सारे के सारे भारत में ट्रेडिंग करनी शुरू होती है। और इसी 17वीं शताब्दी से आगे निकलते निकलते अगर मैं बात करूं कि हम आजाद कब हुए थे, तो 1947 AD, 1947 AD, ये हमारे आजादी का समय है, 47 AD का। और वर्तमान में जो आपके ईयर चल रहा है उसको हम बोलते हैं आपके 2023 AD। ये 2023 AD भी कह सकते हो आप, इसको 2023 CE भी कह सकते हो आप, इसे 2023 ईस्वी भी कह सकते हो। और ये समय कौन सा है? ईसा के बाद का समय। तो आपको ये बातें याद रखनी है इसमें कि इसे कॉमन एरा भी कह सकते हैं, इसे AD भी कह सकते हैं, इसे आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं और इसे ईस्वी भी कह सकते हैं। ये सारा समय सारणी जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का समय, उसको इस तरीके से लिखा जाएगा आपके। और 100 साल पूरे होते ही फिर फर्स्ट AD, याद रखना फर्स्ट AD यहां से शुरू नहीं होता है, 100 साल खत्म हुए उसके बाद में फर्स्ट AD शुरू हुआ, फिर 200 साल खत्म हुए तब सेकंड AD खत्म हुआ, और फिर ये इस तरीके से आगे चलेगा। ऐसा 100 साल के गैप में चल रहा है सारा। यहां मैंने 2023 लिखा है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं आपके 20 AD की, यानी कि ये बात है आपकी कौन सी? 21वीं शताब्दी की, 20 AD ये जो चल रहा है ना मामला, तो 2023 AD। अब आप इसमें एक चीज समझने लायक जो है वो ये है कि शताब्दी को हम लिखते हैं किस तरीके से, ये 100 साल का जो गैप आता है शताब्दी का वो कैसे चलता है। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा कि दूसरी शताब्दी, इसका अर्थ ये हो गया 100 से लेके 199 तक ये दूसरी शताब्दी ऐसे चलेगी। यहां देखना, ये दूसरी शताब्दी जो है यहाँ पे, ये 100 से लेके, क्योंकि 100 यहाँ पे खत्म हो रहा है, और 199 तक ये दूसरी शताब्दी हमेशा जो लिखी जाती है उससे 100 साल पीछे चलती है। ठीक है, यहां पे मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। शताब्दी हमेशा उससे पीछे की तरफ लिखी जाएगी। ये वर्ष याद रखना 2023 वाला। हम इस पे आते हैं वापस कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है। फिर मैं अगर बात करूं इनमें से कोई 7वीं शताब्दी ले लेता हूं, तो 7वीं शताब्दी कहां से कहां तक चलेगी? इसके 100 साल पीछे, यानी कि 600 से शुरू होगी और 699 तक चलेगी, 100 साल पीछे चलेगी। मैं कहता हूं 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी का मतलब ये नहीं 1500 से 1600, नहीं, 15वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1400 से लेकर 1499 तक, 100 साल पीछे। क्यों? क्योंकि 100 साल यहां पहले कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद में फर्स्ट AD शुरू होता है। तो यहां 100 साल, अगर ये फर्स्ट AD यहां से शुरू होता तो वही चलता कि 15वीं शताब्दी का मतलब है 16वीं शताब्दी जो आगे वाले 100 साल है, लेकिन यहाँ पीछे वाले 100 साल की बात चल रही है। 7वीं शताब्दी, वही मैं बात करूं यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी। अगर कोई कहता है कि 19वीं शताब्दी है तो इसका अर्थ क्या हो गया? 100 पीछे के साल, यानी कि 19वीं शताब्दी के वर्ष 1800 से शुरू होंगे और 1899 तक चलेंगे आपके, ये 19वीं शताब्दी है। मैं कहता हूं 20वीं शताब्दी, इसका मतलब 1900 से लेके आपके 1999 तक जो पूरे साल चलेंगे उसे 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, भारत के अंदर गांधी जी का आना हुआ था। ये 20वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी कहां से कहां तक चलेगी? तो 1999, 1900 से लेके
और 1999 तक चलेगा। और इसका पूरा भारत का अगर थोड़ा सा कालक्रम बता दूं, गांधी जी का आना, फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन वगैरह चलना, उसके बाद में फिर आपके देश के अंदर जो राष्ट्रवाद को लेके जो क्रांतियां चली थी वो सब चीजें, कांग्रेस की कई सारी सभाएं बनना, अंबेडकर साहब का आना, अंबेडकर साहब किस रोल में आते हैं, फिर साथ साथ में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की क्रांतियां, ये सब चीजें होते होते और 1947 आता है और हमें आजादी मिलती है। ये सब 20वीं शताब्दी की बात है। हम आजाद होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बनती है, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी बनते हैं, शास्त्री जी के बाद में इंदिरा गांधी बनती है। ऐसे करके जितना भी कालक्रम पूरा चलता रहता है और 1999 तक आते हैं। ये पूरी 20वीं शताब्दी की बात है। और 1999 में 20वीं शताब्दी खत्म हो जाती है और नई शताब्दी जिसमें हम अभी बैठे हैं, इसे हम कहते हैं आपके 21वीं शताब्दी। और यहाँ 21वीं शताब्दी से क्या मतलब है कि ये समय शुरू होगा आपके 2000 से लेके और 2099 तक। जिस समय 2099 पूरा हो गया तो फिर वो आ जाएगा आपके कौन सी शताब्दी में, 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि हम कहते हैं ना 21वीं शताब्दी, बोलते हैं हम 21वीं शताब्दी है, लेकिन लिख यहां पे क्या रहे हैं, 2000 से लेके 2099 तक, 100 साल पीछे चलती है शताब्दी। इस बात को अच्छे से याद रखना। तो ऐसा मामला है आपके कि ईसा के जन्म के बाद की बात करें हम तो यानी कि अभी वर्तमान से देखें तो 2023 साल पहले ईसा जो है वो इस धरती पे थे और उन्होंने अपने उपदेश दिए करे और फिर वो चले गए। तो ये आज से 2023 साल पहले की घटना है। इस तरीके से पोप ग्रेगरी ने इस पूरे कैलेंडर को तैयार किया था। अब बात यहां ये आ जाती है कि ईसा के जन्म के बाद 2023 वर्ष अब बीत चुके हैं और हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो शताब्दियां आप याद रखना, एडी, बीसी, सीई और ईसवी, इन सब में क्या फर्क होता है ये भी आप याद रखना। और बात करें कि ईसा मसीह के पूर्व की, तो बातें ये आ जाती है कि भाई ईसा का जन्म तो हुआ था आज से 2023 साल पहले, लेकिन उनके जन्म से पहले की भी तो दुनिया थी। उनके जन्म से पहले भी तो बहुत सारी घटनाएं दुनिया में बीत चुकी थी। उन्हें कैसे डिनोट किया जाएगा या उन्हें कैसे लिखा जाएगा? तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद वाली घटनाओं को डिनोट करने के लिए नए शब्द गढ़े। अब क्या क्या थे वो शब्द, उसको समझो आप अच्छे से। इन शब्दों को हम थोड़ा सा दूसरे कलर से ले लेते हैं, ग्रीन थे। अब देखिए कुछ ऐसा मामला है कि यहां से भी 100 साल अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, ये तो 0 है आपके, इसको कोई लेना देना नहीं, और इससे भी 100 साल थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैं यहां पे इन्होंने कहा लिखेंगे हम 1 BC। ये 100 साल पूरे हो गए और ये भी 100 साल पूरे, फर्स्ट BC कि ईसा मसीह से पूर्व का जितना भी समय है उसे हम लिखेंगे BC के अंदर। BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन? ईसा। ईसा के जन्म से पहले। दूसरी बात करें हम BCE भी लिख सकते हैं क्योंकि उसे हम लिखते हैं कॉमन एरा CE, तो इससे पहले वाले को हम लिख सकते हैं बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा BCE। हिंदी में हम उसे ईसवी लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आपके ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से पूर्व की बातें इसमें की गई है। ये ईसा पूर्व की बातें है सारी। जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह जो थे वो यहूदी धर्म से थे। खुद यहूदी धर्म आपने सुना होगा, इजराइल के अंदर भी धर्म है, वो पहले खुद यहूदी धर्म से थे और ईसा मसीह ने बाद में यहूदी धर्म के अंदर ही सुधार किए थे। बहुत से सुधार हुए थे उस समय, और उस समय लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया था क्योंकि वो मूर्ति पूजा वगैरह चीज़ों के थोड़े खिलाफ थे। और इससे पहले रोम की सभ्यता वगैरह में मूर्तियों की पूजा वगैरह होती थी, तो वो कहते थे मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, ईश्वर निराकार होता है। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कही थी जिसका उस समय विरोध हुआ था, लेकिन बाद में लोगों ने उनको खूब अपनाया, खूब सराहा। तो इससे इनके पहले के जन्म से पहले की घटनाएं, उससे भी ये भी 100 साल है पूरे, और उसे हम कहेंगे फर्स्ट BC। मैं उसे 1 BC भी लिख सकता हूँ, 1 BCE भी लिख सकता हूँ, और मैं उसे 1 या 1 ईसा पूर्व भी लिख सकता हूँ क्योंकि ईसा के पूर्व की घटनाएं हैं। और ईसा के पूर्व में कितनी घटनाएं हुई? बहुत सी घटनाएं हुई है, बहुत सा लंबा चौड़ा इतिहास है ईसा से पूर्व भी। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। थोड़ा आगे आता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 2 BC यानी कि 200 साल पहले, फिर 3 BC, 4 BC, ऐसे करते करते मैं आ जाऊं अगर आपके करीब 15 BC पे। 15 BC का मतलब क्या हो गया आपके 1500 साल पहले। अगर इससे मैं पहुंच जाऊं तो 1500 साल पहले भारत में एक सभ्यता चलती थी, अभी तक माना जाता है, जो पुख्ता सबूत है उसके हिसाब से। हालांकि कहते हैं वेद बहुत पुराने हैं, लेकिन हम अभी मान के चलते हैं 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे एक सभ्यता चलती थी भारत में जिसे हम आपके बोलते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, यानी कि ईसा के जन्म से भी 1500-2000 साल पहले वैदिक सभ्यता भारत में मौजूद थी। और जहां वेद जिस समय लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखे गए थे। ये सारा मामला इस समय का है, 15वीं शताब्दी के आसपास। फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा कि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलता था, यहाँ पे अगर बात करें तो बीच में लिख देता हूँ 7 BC लिख सकता हूँ मैं इसको, BCE भी लिख सकता हूँ और ईसा पूर्व भी लिख सकता हूँ।
रोमन सभ्यता है, रोम का साम्राज्य, वो भी इस समय ही चलता था। आपके 7वीं शताब्दी से इस समय शुरू हुआ था, करते 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 यहाँ पहुंचा। और इस समय जब ईसा मसीह थे उस समय रोम का साम्राज्य बहुत बड़े स्तर पे था, और ईसा मसीह को मरवाने वाले जो थे वो रोम के ही सम्राट थे, उन्हीं के आदेशों पे ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी आते आते उन्होंने भी पूरा उस धर्म को अपना लिया, कर लिया था, वो एक अलग कहानी है, कभी पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता इनके इस जन्म से पहले, भारत में बात करें तो 7वीं 8वीं शताब्दी महाजनपद पीरियड, हम मौर्य जिनको पढ़ते हैं वो मौर्य वगैरह ये सब इस समय के हैं सारे। मौर्य सभ्यता, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, वो सब इस समय के आसपास के सारे। ये बाद की घटनाएं बहुत अलग है। तो ईसा के जन्म से पहले ये सारी चीजें हुई। अच्छा, हमारे देश के अंदर जो जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत, हालांकि जैन धर्म की शुरुआत तो बहुत पहले से कहते हैं वेदों के समय से हुई थी, लेकिन बौद्ध धर्म की अगर शुरुआत की बात करूं तो वो इसी 7 BC 6 BC के आसपास हुई थी। आपके बौद्ध धर्म की, गौतम बुद्ध का जन्म होना करना, वो सब इस समय की बात है, क्योंकि ईसा से पहले की, ईसा से भी पहले वो लोग आ चुके थे भारत में। तो ऐसा है वैदिक सभ्यता का मामला। और इससे थोड़ा और पीछे चला जाऊं 3000 साल पहले, जैसे मैं 30 BC भी लिख सकता हूँ, 3000 साल पहले भी लिख सकता हूँ। भारत में एक सभ्यता चल रही थी उस समय जिसे हम कहते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता, और एक और विश्व में सभ्यता चल रही थी जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 11वीं में एक पार्ट है पूरा मेसोपोटामिया की। मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं आपको, बस आपको ये चीजें कहीं भी 9th क्लास में रटने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ भी, मैं बस एक समझा रहा हूं कि ऐसा चलता है कालक्रम। तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, यानी कि ईसा के जन्म से पहले मानव ने बहुत सभ्यताएं बना दी थी। सभ्यताएं बनी भी, अपने चरम पे भी पहुंची, और डिस्ट्रक्ट भी हुई, टूटी भी, बिखर भी गई, सब बर्बाद भी हो गया, सारी चीजें हुई। वैदिक सभ्यताएं भी पहले बन चुकी थी। ये मेसोपोटामिया की बात कर रहा हूं। और इससे पीछे कितना पीछे जा सकते हैं, तो देखिए वैसे तो कोई सीमा नहीं है इस चीज की। मैं इसको MYA लिख देता हूं यहाँ पे, तो बात अच्छे से समझ आ जाए। MYA का मतलब हो गया मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब लाखों वर्ष पूर्व तक, जहां से हमें मालूम होता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई वो शुरू हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो आज से लगभग 60 लाख या 6 मिलियन वर्ष पहले मानव की शुरुआत होगी। ये साइंटिफिक एविडेंस है, ये किसी धर्म का एविडेंस नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म की किताब में लिखा हो कि मानव सभ्यता की शुरुआत तब हो गई है, वो हम उस पर नहीं कर रहे हैं। जो हमें पुरातात्विक चीजें मिली है, जैसे खोपड़ियां मिली हैं, स्कल मिले हैं, उनको देख के हमने पता लगा है कि लगभग आज से 50 या 55 लाख साल पहले मानव की शुरुआत इस धरती के ऊपर हो चुकी थी। और धीरे धीरे फिर मानव ने वही घुमंतु रहना, धीरे धीरे खेती करना, धर्म बनाना, सभ्यताएं बनाना, ये सब शुरू कर दिया था। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो तक पीछे जा सकता है। और आगे अगर मान लो और कोई नई खोज होती है तो ये समय और भी इससे पीछे खिसक सकता है, लेकिन हमें उतना नहीं जाना उसमें। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ईसा के जन्म से पूर्व, अगर कहीं BC लिखा हुआ है हमारी किताब के अंदर, तो उसे हम कहेंगे ये ईसा के जन्म से पूर्व की पहले बात है, ईसा पूर्व की बात है, BC की बात है, BCE की बात है। और अगर कहीं AD लिखा हुआ है तो हम उसे कहेंगे ईसा के जन्म के बाद की बात है, और बीच में किसको लाया गया है, ईसा मसीह को लाया गया 0 पे। तो इस तरीके से ये पूरा समय सारणी वाला मामला चलता है आपके। तो यहां पे आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि AD और BC के अंदर फर्क क्या है। तो मैंने ईसा पूर्व क्या होता है वो समझा दिया, BC बिफोर क्राइस्ट किसे कहते हैं वो समझा दिया, BCE किसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट तेरा वो भी समझा दिया, AD किसको कहते हैं, AD के साथ में आपका एनो डोमिनी आफ्टर डेथ, फिर आपके CE कॉमन एरा किसे कहते हैं वो भी समझा दिया, और ईस्वी किसे कहते हैं वो भी समझा दिया। अब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर कि ईसा पूर्व, इन सब के अंदर फर्क क्या है। क्योंकि देखिए जब तक ईसा पूर्व वगैरह फर्क नहीं पता चलेगा कुछ भी समझ नहीं आएगा है क्या। उदाहरण के तौर पे फ्रांस की क्रांति का जो पहला पार्ट शुरू होता है उसमें दिया फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, 1789 ईस्वी में हुई। इंग्लिश में लिखा होगा AD में हुई। अब आपको ईस्वी और AD नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है, तो तब तक फिर उन चीजों को पढ़ना, उन घटनाक्रम को जानना, उसको सेंस नहीं बनता। रूस की क्रांति 2nd चैप्टर दिया हुआ है, वो आगे की बात है, वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है रूस की क्रांति की। तो हमें कम से कम समय पता होना चाहिए कि अच्छा इन समय के बीच में इतना गैप है, ये चीजें पता है, इसीलिए मैं ये आपको समझा रहा हूं। तो AD और BC की शुरुआत इस तरीके से होती है। अब क्या होता है, एक शब्द और आता है, यहाँ पे 2 शब्द और आते हैं। मैं एक तो आपको समझाता हूं कि यहाँ शताब्दी मैंने समझा दी किस तरीके से चलती, जो लिखते हैं उससे 100 साल पीछे चलता है। एक दशक शब्द आता है और एक शब्द आता है आपके बिफोर प्रेजेंट या BP बोलते हैं। कई बार इस शब्द का भी लिखा हुआ होता है BP के बारे में, NCERT में दिया हुआ BP। तो वो BP वाला मामला क्या है आखिर के बिफोर प्रेजेंट का, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा टफ नहीं है। इसे हम बोलते हैं BP या फिर बिफोर प्रेजेंट। इसे भी आप अच्छे से ध्यान सुनना। बिफोर प्रेजेंट से मेरा क्या लेना देना या क्या मतलब है। मैं अगर बात करूं कि भाई यहां से मैं 3000 साल पहले चला गया तब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, लेकिन अगर मैं वर्तमान से बात करूं तो कहीं बार कि भाई अभी से बताऊं मुझे
एग्जैक्टली कितने साल पहले, तो कहूँ 3000 BC के, BC समझ नहीं आता, अभी से कितने साल टोटल वो बताओ। तो तब हम क्या करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, तो 2000 साल तो ये हो गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 2000 साल, क्योंकि ये एडी वाले, अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान से 2000 साल में पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे पहुंचता हूँ तो ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह से भी 3000 साल पीछे जाता हूँ, करीब 30 BC, जिसका मतलब 3000 साल पीछे, तो वो 3000 साल पहले, और टोटल अगर इन दोनों को मिला लूं तो बात आ जाती है 5000 BP, यानी आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर आपके इजिप्ट, मिस्र जो है उसकी सभ्यता भी इसी समय हुई थी, चीन में भी इस समय एक सभ्यता हुई थी, ये सभ्यताएं मौजूद थी, इसे कहते हैं BP। तो कई बार BP सीधा लिखा हुआ आ जाता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1000 BP, 1000 BP का मतलब हो गया आज से 1000 साल, सॉरी 3000 BP, क्योंकि 2000 साल तो ये हो जाते हैं, मान लीजिए 3000 BP लिखा हो, यानी कि 2000 साल तो ये हो गए और 1000 साल इसके बाद की बात कर रहे हैं, इस तरीके से 10,000 BP, 10,000 साल आज से पहले, 10,000 साल मतलब 2000 तो ये हो गए और 8000 पीछे वाले साल हो गए, इसको लिखा जाता है आपके BP या फिर बिफोर प्रेजेंट। तो अब ये शब्द आपके क्लियर हो जाने चाहिए, बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, शताब्दी किस प्रकार चलती है और इसमें आपके किस तरीके से वर्ष किए जाते हैं। तो मैं आपको वापस एक बार नॉर्मली थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से बैठ के देखना इस वीडियो को, सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो हमने ये कहा था कि सबसे मध्य में हमने रखा है ईसा मसीह को, इनके जन्म के बाद की जितनी भी चीजें हैं उसे या तो CE में लिखा जाता है या AD में लिखा जाता है आपके, जैसे AD को एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, CE का मतलब कॉमन एरा, और हिंदी में इसको ईस्वी भी बोलते हैं। कैसे शुरू होती है, तो 100 साल ये और फिर आगे धीरे धीरे शताब्दियां चलती है, और शताब्दी हमेशा 100 साल पीछे चलती है। हम 19वीं शताब्दी लिख रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया 1800 से 1899, न कि 1900 से 1999। 1900 से 1999 कौन सी हो जाएगी, 20वीं शताब्दी हो जाएगी। और वर्तमान में कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी, जो 2000 से शुरू होकर 2099 तक चलेगी पूरी। जैसे 99 पूरा हो जाएगा उसके बाद में 22वीं शताब्दी शुरू। ये हो गया इससे पहले बाद का मामला ईसा मसीह का। और पहले के मामले में तो हम BC लिखते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट, हम इसको BCE यानी कि आपके बिफोर कॉमन एरा भी लिखते हैं, और ईसा पूर्व, वो ईस्वी है तो ये ईसा पूर्व भी इसको लिखते हैं। और उस समय कौन सी घटनाएं हुई थी और कहां तक ये पूरा मामला जाता है, मैं ये भी चीज आपको समझा चुका हूं। एक शब्द और आता है जिसे हम बोलते हैं कई बार BP, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया कि 2000 साल पहले के ये और उसके बाद वाले साल, इन सभी को मिला के जितने पहले के पूछे, जैसे 5000 BP मैंने बताया, तो 5000 का मतलब 2000 तो ये पूरे हो जाते हैं फिक्स, 3000 इसके बाद के। तो ऐसे करके पूरा मामला चलता है बिफोर प्रेजेंट। तो BP, AD, CE, फिर BC, BCE, ईस्वी, ईसा पूर्व, ये बातें अब आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और कहीं पे भी शताब्दी लिखी हुई आई तो उस बात को भी आपको समझना है कि भाई इस तरीके से शताब्दी का मामला चलता है। जैसे कि एक उदाहरण और दे दूं, अच्छा एक चीज मैं जो आपको समझाने वाला था, जैसे मैंने शताब्दी आपको अभी समझाई कि शताब्दी या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कि सेंचुरी, 100 साल जिसे कहते हैं सेंचुरी। और एक और शब्द आता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं दशक और इंग्लिश में कहते हैं डिकेड। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क। शताब्दी मैंने आपको समझाई, जैसे मैंने कहा मैं पहली शताब्दी की बात कर रहा हूं, 1 से लेके 99 तक चलेगा। मैं आपको कह रहा हूं दूसरी शताब्दी, तो इसका मतलब 100 से लेके आपके 199 तक ये मामला चलेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके 15वीं शताब्दी का अर्थ हो गया 1400 से लेके आपके 1499 तक। हम अभी 21वीं शताब्दी में हैं, तो मैंने कहा 21वीं शताब्दी की शुरुआत 2000 में हो चुकी थी और 23 साल हुए अभी 21वीं शताब्दी की शुरुआत, और ये चलेगा मामला आपके 2099 तक। जैसे ये खत्म होगा फिर 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी, और 22वीं शताब्दी में अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो ये मामला कहां से शुरू होगा, 2100 से शुरू होगा और 2199 तक चलेगा। ऐसे करके शताब्दी पूरी चलती है। एक जिसको लिखा है उससे 100 साल पीछे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था 100 साल पूर्व हो गए थे, ये पहली शताब्दी के 100 साल पूरे होने के बाद में दूसरी शताब्दी शुरू होती है। अब यहां पे आ जाते हैं, एक और शब्द आता है दशक, या जिसे हम डिकेड बोलते हैं। इसका मामला कुछ ऐसे चलता है, कई बार अब किताबों में अगर आपको मान लो भाई ऐसा दिया हो सकता है 1st सेंचुरी AD, तो आप समझ जाना कि पहले 100 साल की बात करें। किताबों मान लो दिया हो 17th सेंचुरी AD, या AD कई बार नहीं दिया होता, 17th सेंचुरी सिर्फ दिया होता है, तो उसको लगभग समझना कि यही AD की बात कर रहा है, क्योंकि BC अगर है तो वो स्पेशली मेंशन करेगा। 17th सेंचुरी की ये बात है, तो आप समझ जाना अच्छा 17th सेंचुरी मतलब बात कर रहा है 1600 से लेके 1699 की, क्योंकि ऐसा कई बार किताबों में दिया होता है इन द मिड 17th सेंचुरी, मतलब कहने का मतलब है 17वीं शताब्दी के मध्य में। अब 17वीं शताब्दी के मध्य में कहीं आप 1750 ना कर दो, उसका मतलब हो गया लगभग 1650 के आसपास की वो बात कर रहा है।
तो ऐसे चलती फर्स्ट सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, या कहीं पर 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। ये शताब्दी वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। ऐसे दशक का भी आता है, कई बार लिखा होता है जैसे 1950s। दशक का अर्थ हो गया आपके 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। अब कई बार पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ो या कई बार आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें भी लिखा होता है कि 1950s की बात है, इस बैटल को खोजा गया। ये 1970s की बात है, 1970 का दशक, 1960 का दशक, 1990 का दशक, ऐसे लिखा होता है। तो दशक हमेशा 10 साल आगे चलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1951 से लेके 1959 का मामला। ये दशक ऐसे चलेगा। फिर मैं अगर लिख दूं यहाँ 1970s, 1970 का दशक, तो इसका मतलब हो गया 1970 या 1971 से लेके और आपके 1990, ठीक है, इस सॉरी 1980 यहां तक चलेगा। तो ये 70 का दशक, ये 50 का दशक, ऐसे मैं लिख दूं 1940s, 1940 का दशक, तो ये होगा 41 से लेके और आपके 1949 तक, ऐसे चलेगा। तो दशक हमेशा 10 साल आगे चलते हैं, शताब्दियां हमेशा 100 साल पीछे चलती है। इस तरीके से इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, ये फर्क आ जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब हमने इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, हमने समय सारणी क्या होती है उसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और समय सारणी समझने के साथ साथ में दशक में और आपके शताब्दी में क्या फर्क होता है हम इसे भी समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। और जब ये सारी बात हमारी क्लियर हो गई तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम अब अगले पार्ट के अंदर या अगले लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं मैं आपको कि इतिहास के कितने कुल भाग हैं। 2 भाग है, एक भारतीय इतिहास और एक विश्व इतिहास, और उनमें से कौन से पार्ट 9वीं के अंदर है, कौन सी चीजें 10वीं के अंदर आएगी, साथ साथ में कौन सी 11वीं में और कौन सी 12वीं में। तो अगले लेक्चर के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि इस इतिहास के ये जो पूरा हमने समय सारणी वगैरह पढ़ी है, फिर इनको 3 भाग में बांट दिया जाता है। एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक इतिहास होता है। हर देश के साथ होता है, और विश्व इतिहास भी कुछ ऐसे ही बटा हुआ है। उन दोनों को बांट के और फिर हम देखें, क्योंकि 9वीं क्लास के अंदर आपकी विश्व इतिहास के भाग ज्यादा दिए हुए हैं, 10वीं में भी यही है, ज्यादातर विश्व इतिहास की बातें की हुई है। 11वीं में अगर आप आओगे तो भी उसमें भी काफी विश्व इतिहास है, और 12वीं में आते ही आपके भारत का इतिहास शुरू होता है। तो हमें पहले से फर्क पता होगा ये भाग हम अब पढ़ने वाले, क्योंकि फाउंडेशन है तो हम इसीलिए उसमें पहले समझेंगे कि ये 2 भाग है, और दोनों भागों में से 9th में ये है, 10th में ये है, 11th में ये है, 12th में ये है, ऐसे करके मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो आज हमने केवल समय सारणी पढ़ी, और इस समय सारणी को बहुत अच्छे से देखें, आप समझें और अपनी कॉपी में भी नोट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या हमारी एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करके आप उसमें भी कुछ चीजें पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।